नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIE 143 के दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां प्रत्येक प्रश्न की उत्तर सहित व्याख्या की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIE 143 का संबंध पर्यावरण के इतिहास से है। क्वेश्चन पेपर जो है वो 100 मार्क्स का आएगा और टाइम जो है वो आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 400 शब्दों में लिखना है। ध्यान रहे, वर्ड लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि अब जो है आंसर सीट एक्स्ट्रा नहीं मिलती, बी सीट नहीं मिलती है, एक ही आंसर सीट मिलेगी आपको, उसी में ही सारा आंसर लिखना है। तो 400 शब्दों से ज़्यादा में उत्तर मत लिखना। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, भाग 1 और भाग 2 में। दोनों भाग में आपके 4-4 क्वेश्चन होंगे और इन 4 क्वेश्चनों में से आपको कोई से 2 या 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक भाग से 2 क्वेश्चन और एक भाग से आप 3 क्वेश्चन करोगे। इस वीडियो में हम भाग 1 के शुरुआत के 3 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और भाग 2 के भी 3 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, यानी कि टोटल इसमें हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां पहला क्वेश्चन है हमारा कि नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंधन किया जाता था। क्वेश्चन 20 नंबर का और 400 शब्दों में उत्तर देना है। चलिए अब हम इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि भाई नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधन का प्रबंधन किया जाता था। अगर आपको इस आंसर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं या आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात है कि नदी घाटी सभ्यताएं क्या हैं, और दूसरी बात इसमें ये बताना है आपको कि वो वाटर जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उसके मैनेजमेंट कैसे करती थी, जल संसाधनों को प्रबंधन कैसे करती थी। तो देखिए, प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं बसी हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हैं। तो प्रारंभिक जो बस्तियां बसी, इंसान की जो बसावट शुरुआत हुई वो कहाँ से शुरुआत हुई? नदियों के किनारे। क्यों? क्योंकि देखो भाई, नदियाँ ही पहले के टाइम पर वाटर का एक सोर्स थी। पीने के पानी का सिर्फ एकमात्र स्रोत जो थी वो नदियाँ ही थीं, और नदियों के किनारे की जो भूमि थी उसमें उपजाऊपन भी बहुत ज़्यादा था। तो प्रारंभिक बस्तियां जो बसी वो नदियों के किनारे ही बसी, क्योंकि कृषि कार्यों के लिए उपजाऊ जमीन की जरूरत थी और साथ ही साथ पानी की भी जरूरत थी। और ये दोनों ही चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती थी? नदियों के किनारे से ही, क्योंकि नदियां ही पानी के पीने की आपूर्ति करवा सकती थी और नदियों के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन भी होता था। नाव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भी जाया जा सकता था। फसलों की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी भी नदियों के किनारे ही मिलती थी। तो इसलिए जो प्रारंभिक समाज की बसावट शुरू हुई वो नदियों के किनारे ही शुरू हुई। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि भाई शुरुआत में जो सभ्यता बसी वो नदियों के किनारे क्यों बसी। तो शुरुआत में सभ्यताओं की बसावट नदियों के किनारे इसलिए हुई क्योंकि नदियां ही पीने के पानी की आपूर्ति का साधन थी, परिवहन का साधन थी और साथ ही साथ फसलों की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी का भी माध्यम थी। ऐसे में विश्व की कई महान सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। चाहे आप मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ लो, चाहे आप हड़प्पा सभ्यता भारत में पढ़ लो, चाहे आप चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ लो, ये सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे स्थित थीं। अब कोई सभ्यता नदी के किनारे स्थित है तो जल को बचाने के लिए भी कुछ ना कुछ काम वो करेगी, वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी भी चलाएगी। तो इसलिए ये सारी जो सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे थी, इसलिए जल को बचाने के लिए इनकी जल प्रबंधन तकनीक भी थी। और क्वेश्चन हमसे यही तो पूछा है कि भाई प्राचीन जो सभ्यताएं थीं उनकी जल प्रबंधन नीति के बारे में बताओ। तो सबसे पहले हमने ये बात कर ली कि भाई कोई भी सभ्यता नदियों के पास ही क्यों बसी। मेसोपोटामिया की बात कर लो, आप चीन की सभ्यता की बात कर लो, भारत में हड़प्पा सभ्यता की बात कर लो, वैदिक सभ्यताओं की बात कर लो, मगध साम्राज्य की बात कर लो। ये सारे जो क्षेत्र हैं नदियों के किनारे ही क्यों बसे? क्योंकि नदियां ही पीने के पानी की आपूर्ति करवाती थी, आसान परिवहन उपलब्ध करवाती थी, फसलों की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रोवाइड करवाती थी। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि नदियों का क्या महत्व था। अब चूंकि पानी का अपनी एक इम्पोर्टेंस है, तो ये सभ्यताएं वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी को कैसे रखती थी, हम यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की जल प्रबंधन नीति का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर यह लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पानी को बचाने के लिए क्या करते थे और साथ ही साथ अपने क्षेत्र में पानी से संबंधित जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जितना भी निर्माण था, उसको उन्होंने कैसे किया था। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये प्राचीन भारत की सबसे उन्नत और नगरीय सभ्यता थी। पूरी दुनिया की अगर पहली नगरीय सभ्यता कहा जाता है तो हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। और इस सभ्यता में जल प्रबंधन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। बहुत ही कुशलतापूर्वक से और बहुत ही मैनेज तरीके से इसे मैनेज किया गया था। और इसकी जो विशेषताएं थी वो क्या थी, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। तो जल प्रबंधन नीति की सबसे पहली विशेषता जो होती है हड़प्पा की, वो ये था कि ड्रेनेज सिस्टम इनका बड़ा ज़बरदस्त था, यानी कि उन्नत जल निकास प्रणाली थी। तो देखो भाई,
कोई भी सभ्यता अगर अच्छे से बसी होगी तो उसकी एक उन्नत जल निकास प्रणाली भी होगी। उन्नत जल निकास प्रणाली का मतलब है नालों का निर्माण अच्छे से किया गया होगा ताकि बारिश वगैरह के दौरान पानी ना भर जाए। तो हड़प्पा की बात करोगे तो आज से 5000 साल पहले हड़प्पा नाम के शहर, मोहनजोदड़ो नाम के जो शहर थे, इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो बड़ी सिस्टमेटिक वे में थी। अगर आप आज भी देखो तो भारत के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे से जल निकास प्रणाली नहीं है, बारिश में पानी भर जाता है। लेकिन आज से 5000 साल पहले हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में एक सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली है, एक सिस्टमेटिक वे है, जहाँ घरों और सड़कों के नीचे पक्की ईंटों से बनी नालियाँ बनाई गई थी जो पानी और गंदगी को मुख्य नालियों तक ले जाती थी। हर घर जो था वो किस नाली से जुड़ा हुआ था ताकि घर का जो गंदा पानी है उसमें निकल सके। यानी कि जैसे आज आप देखते हो कि घरों के किनारे को नालियों से जोड़ा जाता है और फिर ये नालियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर यहाँ हौदियाँ बनी होती हैं और इन हौदियों में कचरा रुक जाता है और फिर यहाँ से सफाई होती है। ये व्यवस्था आज से 5000 साल पहले भी हड़प्पा में थी। तो भाई हड़प्पा में अगर आप वाटर मैनेजमेंट देखोगे तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया गया था, जिसमें हम सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, उन्नत जल निकास प्रणाली की बात कर रहे हैं। यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने अपने शहरों से पानी बाहर निकालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था, नालियाँ बना रखी थी जो कि गंदे पानी को और गंदगी को बाहर ले जाती थी। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पानी को बचाने के लिए कुओं का निर्माण किया था। तो हड़प्पा सभ्यता के कई घरों में निजी कुएं मिले हैं जिससे नागरिक शुद्ध पीने का पानी प्राप्त करते थे। ये कुएं ईंटों से भी बनाए गए थे और लंबे समय तक टिकाऊ थे। हड़प्पा खुदाइयों से लगभग 700 कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरी बात यह है कि हड़प्पा वाले लोग जल को कैसे इकट्ठा करते थे, वाटर का स्टोरेज कहाँ करते थे। तो एक तो कुएं हमने पढ़ी लिए हैं, तो वर्षा के जल को बचाने के लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े जलाशय बनवा रखे थे, उन्होंने बड़े बड़े तालाब बनवा रखे थे, टांके बनवा रखे थे। हड़प्पा की खुदाई से एक विशाल स्नानागार मिला है, महान स्नानागार मिला है जो कि मोहनजोदड़ो में स्थित था, जो कि एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। जैसे आजकल पूल होते हैं तो क्या होता है, उसमें तीनों तरफ क्या होता है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं नीचे उतरने के लिए, बीच में एक ताल होता है बड़ा सा जिसमें जाए जाते हैं। इसी को महान स्नानागार कहा गया हड़प्पा का। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो शहर में एक बड़ा सा ग्रेट बात मिला है। सोचो आज से 5000 साल पहले इतनी बढ़िया संरचना मिली है, इतनी बढ़िया बनावट मिली है। इससे पता चलता है कि वो लोग जल को कितना ज़्यादा महत्व देते थे। ये न सिर्फ जल को बचाने के लिए बल्कि धर्म जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके लिए भी प्रयोग किया जाता था। महान स्नानागार सिंचाई व्यवस्था के लिए सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर निर्भर थे हड़प्पा वासी। तो सिंधु और सहायक नदियों से पानी जो है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों वगैरह का निर्माण किया गया था और बहुत सारे जलमार्ग भी विकसित किए गए थे। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ से बचने के लिए नगरों को ऊंचाई पर बसाया गया था। अगर आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्लास 12th में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि बस्तियां दो भागों में बटी थी, एक तरफ दुर्ग जो कि ऊंचाई पर बसा हुआ था, एक तरफ निचली बस्तियां थी। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा वाले लोग का जो आर्किटेक्चर था, वास्तुकला थी, वो बड़ी जबरदस्त थी। बाढ़ से बचने के लिए उन्होंने ऊंचाई पर नगर बसाए थे और जल निकास प्रणाली बाढ़ को प्रभाव को कम करने में मददगार थी। यानी कि जो नालियाँ वगैरह बनी थी तो अगर बाढ़ आ भी जाती थी तो उससे पानी निकल जाता था बाहर की ओर। इसके अलावा हड़प्पा वासी जो है वो पानी का न्याय संगत उपयोग करते थे, पानी को वेस्ट नहीं करते थे। अगली बात यह है कि स्थानीय जल स्रोत। स्थानीय जल स्रोत क्या होते हैं, जैसे स्थानीय नदी हो गई, जैसे कुछ क्षेत्र जो थे हड़प्पा, जैसे हड़प्पा था वो रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे भोगवा नदी के किनारे थे, कुछ जो है सरस्वती नदी के किनारे थे। तो जो अपनी स्थानीय नदी थी वो उसका महत्व समझते थे। तालाबों का निर्माण करवा रखा था, कुओं का निर्माण करवा रखा था ताकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर गुजरात का आप धौलावीरा देखोगे तो गुजरात के धौलावीरा में छोटी छोटी नदियों पर बांध बनाकर, क्योंकि गुजरात शहर में जो धौलावीरा था उसके आसपास जो था एरिया सूखा हुआ था तो वहाँ पर पानी नहीं था, तो गुजरात के धौलावीरा में छोटी छोटी कुछ नदियाँ थीं जिस पर बांध बनाया गया और जिसके माध्यम से पानी को शहर के अंदर लाया गया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जलाशय भर दिए गए और बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया और बड़े बड़े टांके ही बनाए गए। तो इस प्रकार से आपको पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल प्रबंधन प्रणाली है वो अपने समय की सबसे मजबूत प्रणालियों में से एक थी। उन्नत जल निकास प्रणाली थी, बड़े पैमाने पर कुएं मिले हैं लगभग 700, जिससे पता चलता है कि भाई आज से 5000 साल पहले भी पानी को बचाने के लिए, पानी को अपने क्षेत्रों तक लाने के लिए कितनी बड़ी पॉलिसीज चलाई जाती थी। तो एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि भाई प्राचीन जो सभ्यताएं थीं, इन सभ्यताओं में जल संसाधनों का प्रबंध कैसे किया जाता था। तो अगर ये क्वेश्चन आया आपका कि नदी घाटी सभ्यताओं द्वारा किस प्रकार जल संसाधनों का प्रबंध किया जाता था, तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर दोगे। कैसे लिखोगे, सबसे पहले सभ्यताओं के बारे में बताना। भाई सभ्यताओं की जो बसावट है वो नदियों के किनारे हुई, क्योंकि नदियाँ ही पहले जल का एकमात्र सोर्स थी, क्योंकि नलके वगैरह थे नहीं, बोरिंग वगैरह नहीं होती थी। तो प्रारंभिक जो बस्तियाँ थी नदियों के किनारे थी, क्योंकि नदियाँ पीने के पानी की आपूर्ति करवाती थी।
ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम थी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नदियों का प्रयोग किया जाता था। फसलों की खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी भी प्रोवाइड करवाती थी। इसलिए विश्व की ज़्यादातर जो महान सभ्यताएं हैं, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो, ये नदियों के किनारे ही इनकी बसावट हुई है। अब जो कि इन सभ्यताओं की बसावट नदियों के किनारे हुई है, तो ऐसे में इन्होंने जल को प्रबंध करने के लिए अपने अपने सिस्टम बना रखे थे। यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता का एग्जाम्पल देंगे भारत के लिए। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। कुओं का निर्माण किया गया है, जल संग्रहण के लिए बड़े बड़े स्नानागार बनाए गए हैं, द ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया गया था। बाढ़ से बचने के लिए ऊंचाई पर नगर बसाए गए थे। पानी का जो है ये जस्टिबल यूज़ करते थे, न्याय संगत प्रयोग करते थे। और जो स्थानीय जल स्रोत थे उनको भी बचाते थे, जैसे तालाब, स्थानीय नदी, कुओं, इन सबको बचाने का प्रयास किया जाता था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर में है वो ये है कि संपोषण के लिए संरक्षण के महत्व की चर्चा कीजिए और औपनिवेशिक काल में संरक्षण की पद्धतियों की चर्चा कीजिए। यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए भाई संपोषण का मतलब क्या होता है। तो देखो, संपोषण का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाए, सस्टेनेबिलिटी। तो संपोषण का मतलब आप समझ गए, संपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। और इसका मतलब ये होता है कि हमारा भी विकास हो, आने वाली पीढ़ियों का भी विकास हो, इसके लिए हम संसाधनों को बचाएं। तो अगर आप संपोषणीयता चाहते हो, यानी कि ये चाहते हो कि जो अवसर आपको मिल रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों को भी अवसर मिले, तो इसके लिए आपको संरक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि आप चीज़ों का अंधाधुंध प्रयोग करोगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, और जब आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो उनका विकास कैसे होगा। तो भैया संपोषण करना है तो संरक्षण करना ही पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों का भी विकास करना है तो आज के टाइम पर बचाव करना ही पड़ेगा। तो संरक्षण का मतलब होता है बचाना, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है औपनिवेशिक काल में संरक्षण की पद्धतियाँ बताओ। औपनिवेशिक काल मतलब जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ क्वेश्चन आप समझ गए हो। तो क्वेश्चन कह रहा है संपोषण के लिए, संपोषण का मतलब आप समझ ही गए हो कि जो विकास की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहे और जो अवसर है वो सबको मिलते रहें। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। और फिर अंग्रेजों के समय में पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया गया। तो चलिए अब हम इसके आंसर की बात कर रहे हैं। तो देखो, मनुष्य ने शुरुआत से ही पर्यावरण को प्रभावित किया है। यानी कि मनुष्य जब से इस धरती पर आया लगातार हमारी जो एक्टिविटी है वो लगातार पर्यावरण को प्रभावित करती रहती हैं। क्योंकि जब मनुष्य नहीं था तो यहाँ पर सिर्फ नेचर ही नेचर था। फिर इंसान आया, उन्होंने पेड़ों को काटा, पेड़ों को काट कर खेती लायक जगह बनाई, फिर जंगलों को काट कर वहाँ पर अपने घर बनाए। आज जंगलों को काट कर बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो लगातार पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया तब से लगातार वो पर्यावरण को प्रभावित ही करता जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई वैसे वैसे पर्यावरण का और भी ज़्यादा नुकसान होता गया। यानी कि जितनी ज़्यादा तकनीक का विकास होता गया उतनी बुरी तरीके से हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे ये आवश्यकता महसूस हुई कि यार अगर इसी तरीके से पर्यावरण बर्बाद होता गया तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ तो बच ही नहीं पाएंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का विकास नहीं हो पाएगा। और बस जब ये चीज़ महसूस की गई तो वहीं से संपोषण की राजनीति शुरू हुई। संपोषण यानी कि आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर विकास करना होगा और इसके लिए हमें आज के संसाधनों को बचाना होगा। तो सबसे पहले आप इस तरीके से क्वेश्चन का इंट्रो बनाओगे कि भाई मनुष्य की जो एक्टिविटी है वो लगातार पर्यावरण को प्रभावित करती रहती है। मनुष्य जैसे जैसे विकसित होता जाता है वैसे वैसे वो पर्यावरण का और भी दुरुपयोग करता जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाती है इंसान एनवायरनमेंट का भी मिसयूज करना शुरू कर देता है। बड़े पैमाने पर नदियों का प्रदूषण शुरू हो जाता है, जंगलों की कटाई शुरू हो जाती है, खेती योग्य जमीन कम हो जाती है, जीव जंतु मारे जाने लग जाते हैं, पहाड़ों की कटाई होती है। ऐसी तमाम एक्टिविटी होने लग जाती है जिसकी वजह से फिर एक समय आने के पर मनुष्य सोचता है कि यार अगर ऐसे रहा तो आने वाली पीढ़ियों का विकास कैसे होगा और इसके लिए हमें संरक्षण करना पड़ेगा। तो संपोषण जिसे इंग्लिश में सस्टेनेबिलिटी कहते हैं और संरक्षण जिसे इंग्लिश में कंजर्वेशन कहते हैं, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहते हो। तो अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना चाहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों, पेड़, जंगल, जमीन, नदियाँ, पहाड़, इन सबको बचाना चाहते हैं तो हमें सस्टेनेबिलिटी यानी कि संपोषण को बढ़ावा देना होगा। अब हम बात कर रहे हैं संपोषण के उद्देश्य क्या होते हैं। तो संपोषण का पहला उद्देश्य होता है कि हम जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं हम उनका अच्छे से उपयोग कर सकें। और हमारे प्राकृतिक संसाधन क्या है, मैंने अभी बताया, जल, जंगल, जमीन, ये सब क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। अगर इन संसाधनों का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, गलत तरीके से प्रबंध करेंगे तो पर्यावरण में क्या हो जाएगा, असंतुलन पैदा हो जाएगा। जैसे कि आज आप देख रहे हो बड़े पैमाने पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये क्या है, संसाधनों का ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से तो ये कार्बन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा संपोषण का दूसरा उद्देश्य है, हम ये पढ़ रहे हैं भाई संपोषण की ज़रूरत क्यों है।
तो संपोषण की जरूरत इसलिए है, पर्यावरण को बचाने की जरूरत इसलिए है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग कर सकें। दूसरी बात यह है कि जो बायोडायवर्सिटी है उसकी सुरक्षा हो सकती है। देखो, जैव विविधता का मतलब क्या है? जैव विविधता का मतलब यह है जीवों की विभिन्नताएं। कोई भी एक क्षेत्र है तो उस क्षेत्र में देखो इंसान भी रहता होगा, बहुत सारे जानवर भी रहते होंगे, ठीक है, बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया भी रहते होंगे, कवक भी रहते होंगे। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट बनता है जहाँ बहुत सारी जातियाँ प्रजातियाँ रहती हैं। इसी प्रकार से एक जंगल के अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो क्या होगा? जंगल में बहुत सारे जीव जंतु होंगे, पशु पक्षी होंगे, बहुत सारे प्रकार की जो है पेड़ पौधों की प्रजातियाँ होंगी, विभिन्न प्रकार की घासें होंगी, और ये सब मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को चलाएंगी। और ऐसे में अगर हम ये जंगल को काट देते हैं तो ये पूरी की पूरी डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि एक जंगल को काटने से सिर्फ पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचता, एक जंगल को काटने से उस पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों का जो है आसरा खत्म हो जाता है, जो वहाँ जीव जंतु रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो वहाँ पर ऑक्सीजन मीटर था वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे में जैव विविधता की सुरक्षा भी होती है। जब हम बात करते हैं हमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है, तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का एक उद्देश्य ये होता है कि हम जैव विविधता की भी सुरक्षा करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवर, कीटक, सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया आदि शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण का तीसरा उद्देश्य यह है कि हम पर्यावरण के नुकसान को कम करें। चौथा उद्देश्य यह है कि जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी आजीविका को ध्यान रखें। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किस पर? जंगलों पर ही निर्भर हैं। जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ या पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो जो वहाँ लोग रहते हैं, जो लोकल कम्युनिटी है, स्थानीय समुदाय मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उन लोगों का जीवन यापन जंगलों पर ही निर्भर है। वो वहाँ के जंगली उत्पादों को इकट्ठा करते हैं, उसे बेचते हैं, जंगलों की लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, उससे खाना बनाते हैं, वहाँ के लोगों को उससे रोजगार मिलता है, पर्यावरण का लाभ मिलता है। तो जब हम पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं तो हम इन लोकल लोगों को भी बचाने की बात करते हैं। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई पर्यावरण संरक्षण के क्या उद्देश्य हैं, तो पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य यह है कि हम भाई प्राकृतिक संसाधनों को आगे भी बढ़ावा देना चाहते हैं, हम अपनी जैव विविधता की सुरक्षा चाहते हैं, पर्यावरण के नुकसान को कम करना चाहते हैं, जो लोकल लोग हैं पर्यावरण पर जो डिपेंड हैं उनको भी बचाना चाहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर यानी कि औपनिवेशिक काल में पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया गया। तो देखो पहली बात तो ये ध्यान रखना, अंग्रेजों ने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। वो सिर्फ पर्यावरण का यूज़ अपने तरीके से करना चाहते थे, तो उन्होंने जनता को दिखाने के लिए जंगलों से उन्हें बाहर कर दिया। तो औपनिवेशिक काल में जो अंग्रेजों ने नीतियां चलाईं, उन नीतियों का उद्देश्य यही था कि वो अंग्रेजों को फ़ायदा पहुंचाएं, यानी कि उपनिवेशों को फ़ायदा पहुंचाएं। इसका उद्देश्य ये था कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सिर्फ अंग्रेज करें। क्योंकि जब अंग्रेजों के टाइम पर भारत कैसा था, ज़्यादातर लोग जंगलों में ही निवास करते थे, वहाँ जंगली लकड़ियों का प्रयोग करते थे। अब अंग्रेज चाहते थे कि इन जंगलों की लकड़ियों का प्रयोग वो करें, जंगली जीव जंतुओं का प्रयोग वो करें। तो ऐसे में उन्होंने नए नए नियम कानून बनाए और दिखाने के लिए तो ये कह दिया कि भाई हम पर्यावरण को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उस पर्यावरण का वो खुद ही मिसयूज़ करते थे। तो जैसे अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेजों ने कानूनों के माध्यम से जो हमारे जंगल थे, वन संसाधन थे, इन्हें अपने आप में कब्जे में कर लिया और इसके लिए एक कानून बनाया, फॉरेस्ट एक्ट 1865। तो औपनिवेशिक सरकार ने यानी कि अंग्रेजी सरकार ने वन को अपने कब्जे में ले लिया और जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्हें जंगलों से भगा दिया। अब इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या करा, उन वन का उपयोग जो वहाँ की लकड़ियाँ थी उन्हें काटा, रेलवे लाइन बिछवाई और दूसरे देशों में निर्यात भी किया लकड़ियों को। इसके अलावा जो वनों से उन्हें अन्य सामग्रियाँ मिली उनका भी एक्सपोर्ट किया गया। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने जंगलों को बचाने के लिए पॉलिसीज तो चलाई, लेकिन खुद ही जंगलों का दुरुपयोग करने लगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि बचाने के लिए चौकीदार रखा और चौकीदारी चोर निकला। दूसरी बात है वन संरक्षण की शुरुआत। अंग्रेजों ने क्या करा, वनों को बचाने की शुरुआत करी। तो औपनिवेशिक शासन के दौरान वन संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन सेम वही वाली बात यहाँ पर भी उन्होंने क्या करा, अपने फायदे की बात करी। अंग्रेजों ने जल संसाधनों का प्रबंधन किया, बहुत सारी सिंचाई परियोजनाएं चलाई, बांधों का निर्माण किया, लेकिन इसका उद्देश्य ये था कि कृषि की उत्पादकता बढ़े और उनको टैक्स ज़्यादा मिल सके। तो अंग्रेजों ने क्या करा, वाटर मैनेजमेंट भी किया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी नहरों का निर्माण किया, बहुत सारे बांधों का निर्माण किया। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं था कि किसानों को फायदा पहुंचे, इसका उद्देश्य तो ये था कि किसानों की खेती में उपज और भी ज़्यादा हो, और जब ज़्यादा उपज हो तो अंग्रेज ज़्यादा लगान वसूल सकें। अंग्रेजों की तीसरी नीति थी खनिज संसाधनों की लूट। बड़े पैमाने पर लोहे की खानों से लोहा निकाला गया, कोयले की खानों से कोयला निकाला गया और उसे ब्रिटेन की ओर सप्लाई कर दिया गया। तो हमारे देश के जो संसाधन थे, खनिज थे, इनका बड़े पैमाने पर उन्होंने लूट की। इसके अलावा अंग्रेजों ने वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कई सारे नियम बनाए। जैसे 1887 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम। यह अधिनियम पास किया गया। इस कानून के तहत यह कहा गया कि अगर भाई आपने किसी भी जंगली पक्षी को मारा या पकड़ा या अपने पास रखा या उसे बेचा तो ये गैर कानूनी है, इसके लिए आपको सजा मिलेगी। 1912 में फिर से ऐसे एक और कानून पास किया गया।
1932 में बंगाली गैंडों को बचाने के लिए गैंडा संरक्षण अधिनियम पास किया गया। इसमें एक आगे भाई, अगर आपने गैंडों को मारा, घायल किया या गैंडों को पकड़ा तो फिर आपको सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों के समय पर लगातार विभिन्न प्रकार के नियम बनाए गए, कानून बनाए गए। अंत में आप एक निष्कर्ष लिखोगे कि औपनिवेशिक काल में पर्यावरण को संरक्षण की जो पद्धति थी वो आर्थिक शोषण पर आधारित थी, यानी कि अंग्रेज दिखावे के लिए तो नियम बना रहे थे लेकिन खुद शोषण करना चाहते थे। तो अगर आपको पर्यावरण को बचाना है भैया तो संपोषण करना होगा, संरक्षण करना होगा, तभी मानव का कल्याण हो सकता है। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संपोषण के लिए संरक्षण जरूरी क्यों है, तो आप बोलोगे संपोषण का अर्थ होता है कि हम अपने संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें कि हम भी संसाधनों का प्रयोग कर पाएं और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी संसाधनों का प्रयोग कर पाएं। क्योंकि अगर हम संसाधनों का प्रयोग बहुत ही गलत तरीके से करेंगे, अंधाधुंध करेंगे, तो आने वाले टाइम पे ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां अपने अवसरों से वंचित रह जाएंगी। ऐसे में हम चाहते हैं कि लगातार चीज़ें चलती रहें, तो हमें पर्यावरण को बचाना होगा ही होगा और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देना ही होगा। जब हम पर्यावरण का संरक्षण करते हैं तो न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हैं बल्कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि जल, जंगल, जमीन सबकी रक्षा करते हैं, पर्यावरण के नुकसान को कम करते हैं, लोकल जो लोग होते हैं वहाँ पर जंगलों में रहने वाले या पहाड़ों पर रहने वाले, उनके भी हितों की सुरक्षा करते हैं। अंग्रेजों के टाइम पर पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे नियम कानून पास किए गए और आज भी भारत सरकार जो है लगातार नए नए नियम कानूनों को बनाती रहती है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई 1973 में, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार से सरकार लगातार नियम कानून बनाती रहती है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है कि भारतीय दर्शन में वनों और जल के महत्व पर चर्चा करो। क्वेश्चन पेपर में भी मैं दिखा देता हूँ वरना आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय दर्शन में वनों और जंगल का महत्व क्या था। तो देखिए, जब आप इंडियन फिलॉसफी पढ़ते हो और उसमें वनों और जल की बात करते हो तो दोनों का महत्व धार्मिक था। तो जब इंडियन फिलॉसफी यानी कि भारतीय दर्शन आप पढ़ोगे तो चाहे आप जंगलों की बात करोगे चाहे आप पानी की बात करोगे, दोनों ही जीवन से जुड़े हुए थे, दोनों ही अध्यात्म से जुड़े हुए थे। ये माना गया कि भारतीय संस्कृति में पर्यावरण और प्रकृति का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। तो जब आप भारतीय दर्शन को देखोगे तो वहाँ पर अगर आप वनों की बात करोगे तो ये माना गया है वन तो जीवन का आधार होते हैं। आज भी आप देखोगे बहुत सारे लोग जो गाँव में निवास करते हैं, जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है, वो क्या करती है, वनों को जीवन का आधार मानती है। लोग पेड़ों पर जल चढ़ाते हैं, प्रकृति का धन्यवाद करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि तुलसी को माता के रूप में पूजते हैं और जब तुलसी के पौधे से पत्तों को तोड़ते हैं तो पहले हाथ जोड़ लेते हैं। इसी प्रकार से केलों के पत्तों की पूजा की जाती है। तो भारतीय दर्शन की अगर आप बात करोगे भैया, भारतीय दर्शन में वनों का अलग ही महत्व है। वनों को प्रकृति का हृदय माना गया है। भारतीय ग्रंथों में वन्य जीवों के संरक्षण की बात की गई है। आप वेदों का अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो, हर एक में वनों को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में माना गया है कि जीवन देने वाली शक्ति है वन। भारतीय दर्शन में जो वन है वो आध्यात्मिक स्थल है, यानी कि जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या कहाँ करते थे, वनों में करते थे। वेदों में वनों की 3 श्रेणियां हैं, तपोवन, महावन और श्रीवन। अब देखो जो तपोवन है, तपोवन की उत्पत्ति जो है वो तप शब्द से हुई है और तप का मतलब होता है ध्यान करना। तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि थे वो वनों में जाकर तप करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे और सहज ज्ञान को अपने तेज करते थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में जो वन है वो अध्यात्म की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण थे। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया भारतीय दर्शन के हिसाब से वनों और जल का महत्व बताओ। तो आप बताओगे भारतीय दर्शन में वनों और जलों को जीवन का मूल आधार माना गया है। ये माना गया है कि इनके बिना जीवन है ही नहीं। भारतीय दर्शन में वनों को जीवन का आधार माना गया है। वन जो होते थे आध्यात्मिक स्थल होते थे जहाँ पर ऋषि मुनि जाकर तपस्या करते थे, अपने ज्ञान को बढ़ाते थे। भारतीय दर्शनों में वनों को ध्यान, साधना और योग के लिए आदर्श स्थान माना गया है। ऋषि मुनियों की जितनी भी तपस्या थी, जितना भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था वनों में ही प्राप्त हुआ था। चाहे आप महात्मा बुद्ध को भी देख लो, उन्हें भी एक पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार से आप वेदों का, पुराणों का अध्ययन करोगे, उपनिषदों का अध्ययन करोगे तो वन जो है, वन्य आश्रम एक महत्वपूर्ण स्थान था। तीसरी बात यह थी कि वनों का आर्थिक और औषधीय योगदान था। तो अभी मैंने बताया आपको वनों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। एक थे तपोवन, तो तपोवन किस लिए थे, तपस्याओं के लिए। एक थे महावन, तो जो महावन होते थे ये आकार में बड़े होते थे, सभी जंगली पौधे होते थे, यहाँ पर पेड़ होते थे, जड़ी बूटियाँ होती थी, झाड़ियाँ होती थी, जानवरों का निवास स्थान होते थे। ऐसे में इन वनों को औषधियों का स्रोत माना गया था। आयुर्वेद में वनस्पतियों का बहुत तगड़ा महत्व है। तो पहले जो, आज भी आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वो वनस्पतियों के आधार पर ही हैं। रामायण में आपने देखा होगा संजीवनी बूटी के लिए जो हनुमान जी वो कहाँ गए थे,
वो वहाँ गए थे पर्वत पर और पूरा का पूरी जो सारी जड़ी बूटियों का सहित पर्वत ले आए थे। तो इससे पता चलता है कि जो वनों का महत्व वो जीवनदायक नहीं है और विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी प्रयोग किया जाता है। आज भी आप देख लो, एलोवेरा के जेल जेल का यूज़ किया जाता है, गिलोय के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। तो आज भी देखा जाए तो वन है वो औषधियों का सोर्स हैं, दवाइयों का सोर्स हैं। चौथी बात यह है कि भारतीय दर्शन में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का एक महत्व है। भारतीय दर्शन ये मानता है कि वन पर्यावरण को बैलेंस में रखते हैं, जल और वायु और भूमि को शुद्ध करते हैं। वन देवी देवताओं का निवास स्थान है। कई सारे वन देवी देवताओं की पूजा भारत में की जाती है। पवित्र उपवन अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान में आपको पता ही है बिश्नोई समाज। तो बिश्नोई समाज पेड़ों का बहुत सम्मान करता है। ये समुदाय वन संरक्षण को बढ़ावा देता है और हमेशा सुर्खियों में रहता है। भारतीय दर्शन में जो है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। भारतीय धर्म ग्रंथों में वनों को पूजा का योग्य स्थान माना गया है। पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, तुलसी के पेड़ों को पवित्र माना गया है। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी वनों का वर्णन मुख्य रूप से मिलता है। तो मैंने बताया था आपको वनों की 3 श्रेणियां होती हैं, तपोवन, महावन और तीसरा होता है श्रीवन। तो जो ये श्रीवन है ये मंदिरों से जुड़े होते हैं। आजकल श्रीवनों को उपवन के नाम से जाना जाता है। ये पवित्र उपवन है और ये माना जाता है कि इन उपवनों के पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए। लोग जी जान लगा देते हैं भाई इन पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। बरगद और पीपल के पेड़ का तो विशेष ही महत्व है। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई भारतीय दर्शन में वन का महत्व बताओ, तो आप बताओगे भारतीय दर्शन में वन का महत्व यह है कि भैया वो जीवन का आधार माना गया, उसे आध्यात्मिक स्थल है, ज्ञान का सोर्स माना गया है, औषधीय योगदान है, बड़े पैमाने पर बीमारियां जो हैं उसको भी हटाने में जो वन की औषधियाँ हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं, पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और धार्मिक महत्व तो है ही है। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन में जल का क्या महत्व है। तो भारतीय दर्शन में जल को जीवनदायिनी शक्ति माना गया है कि जल तो भैया प्रकृति का अनिवार्य घटक है, जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारतीय दर्शन में जल को जीवन का मूल कहा गया है, जल को पवित्र और दिव्य माना गया है। ऋग्वेद में तो जल को अमृत समान माना गया है। आज भी घर में जब पूजा पाठ होती है, किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, हर धर्म में जो है जल को पवित्र माना गया है। आप हज की यात्रा पर जाते हैं तो आबे जमजम का जल लेकर आते हैं, आप हरिद्वार जाते हैं तो गंगा जल लेकर आते हैं, गुरुद्वारों में जाते हो तो वहाँ का अमृत जल लेकर आते हो। तो भाई जल की बात करो अगर भारतीय दर्शन में खास तौर पर, तो ये एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में माना गया, इसे अमृत माना गया है, जल पवित्र माना गया है, जल शुद्ध माना गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों को देवी का स्थान प्राप्त है भारतीय दर्शन में। जल को पंच तत्वों में माना गया है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व होते हैं। और जल का उपयोग ध्यान और साधना में भी किया जाता है, मानसिक और शारीरिक शुद्धता में भी किया जाता है भारतीय दर्शन में। जल का महत्व जो है पर्यावरण में तो है ही है, क्योंकि नदियाँ सूख जाएंगी, तालाब सूख जाएंगे तो लोग प्यासे ही मर जाएंगे। तो पर्यावरण में इसकी अपनी एक अलग ही भूमिका है। ज़्यादातर जो धार्मिक स्थल हैं वो भारतीय दर्शन में नदियों के किनारे ही हैं, जैसे कि कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला होता है भारत का, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर इस बार महाकुंभ लगा था। जलाभिषेक जैसी जो प्रथाएं हैं ये जल के महत्व को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार से जल और वन का समन्वित दृष्टिकोण देखोगे तो भारतीय दर्शन में वनों और जलों का आपस में परस्पर संबंध है। वनों के संरक्षण से जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं, यानी कि वन और जल दोनों एक दूसरे पर जुड़े हैं। अगर वन रहेंगे तो जल रहेंगे, क्योंकि वन रहेंगे तो वर्षा अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी तो जल के सोर्स बढ़ेंगे, और जल रहेगा तो वनों का विकास होगा, क्योंकि पानी से सिंचाई होगी और पेड़ों को पानी मिलेगा तो जंगल भी आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पर्यावरण और जल दोनों एक दूसरे पर क्या हैं, निर्भर हैं। अतः भारतीय दर्शनों में वनों और जलों का अपना अलग महत्व है। ये न सिर्फ जीवन जीने के लिए बल्कि अध्यात्म, संस्कृति और धर्म से भी जुड़ा हुआ है। मैं आशा कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो अब तक हमने सेक्शन A के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। चौथा क्वेश्चन टिप्पणी वाला है तो हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है इसे लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को आपके साथ अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर जरूरी लगा तो अगली वीडियो में हम करेंगे। अब हम भाग 2 की बात कर रहे हैं। भाग 2 में 5वां, 6वां और 7वां क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए हम इस वीडियो के भाग 2 में ही इसकी चर्चा करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे इस वीडियो के भाग 2 में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।